So hey guys, today we will discuss about the characteristics, parts, features and blood supply of the placenta. तो इसमें जो भी MCQ, थ्योरी और शॉर्ट नोट्स वो हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम से पूछे हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि हमारा जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा था जिसमें से क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है आउटर सेल मास और इनर सेल मास आफ्टर द इम्प्लांटेशन। तो इसमें जो आउटर सेल मास होता है वो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है, जो इनर सेल मास होता है वो एम्बेलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जो ट्रोफोएक्टोडर्म में भी दो पार्ट्स हमने बताए थे, जिसमें आउटर था वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट था और इनर था साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट पार्ट है वो फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा करता है। ठीक है। और जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करता है, एसएजी का फॉर्मेशन करता है। वो सब हमने पिछली क्लासेस में स्टडी की थी। तो आज हम करेंगे प्लेसेंटा के सब इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स पॉइंट से। तो प्लेसेंटा को 3 करेक्टरिस्टिक्स है। ये एक MCQ भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि कौन कौन से प्लेसेंटा के करेक्टरिस्टिक्स है, और जो 4th ऑप्शन है कुछ भी दे देगा तो वी हैव टू चूज राइट वन। ठीक है, रॉन्ग वन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है करेक्टरिस्टिक होता है हीमोकोरियन। हीमोकोरियन से मतलब है कि जो कोरियोनिक विलाई ऑफ द प्लेसेंटा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं विद द मैटरनल ब्लड, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं मैटरनल ब्लड के। हीमो मतलब ब्लड। ठीक है। तो कोरियोनिक विलाई ऑफ द प्लेसेंटा क्या होती है कि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द मैटरनल ब्लड के रहती है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं हीमोकोरियन। डिस्कोइड, डिस्क लाइक शेप होती है इसकी। जो डिस्क होती है आपने देखा होगा कैसे होती है, डिस्क लाइक शेप होती है, लाइक दिस। जो सेंट्रल में तो क्या होती है, थिक होती है, और पेरिफेरल में क्या होती है, थिन होती है। इसकी शेप क्या होती है, डिस्क लाइक होती है, इसको बोलते हैं डिस्कोइड। ठीक है। जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है वो है डेसिडुएट। हमने पढ़ा था पहले क्लास में कि जो प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। ठीक है। तो इसी से नाम है डेसिडुएट, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस प्लेसेंटा भी क्या होती है, सेड ऑफ या एक्सपेल आउट हो जाती है लाइक एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिडुएट। फिर होते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लेसेंटा। पार्ट्स ऑफ द प्लेसेंटा, दिस इज ऑल्सो, इस पार्ट से भी को MCQ बनता है कि इसका जो मेटरनल पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो मेटरनल पार्ट और फिटल पार्ट। जो मेटरनल पार्ट होता है उसको वो होता है डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, उसको डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं क्योंकि ये अटैच होता है डेसिडुआ से, एंडोमेट्रियम की। ठीक है। जैसे कोई इधर क्या हुआ, ये इम्प्लांटेशन होती है। जो डेसिडुआ होता है उसमें इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में, तो इसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, क्योंकि ये क्या है, मेटरनल पार्ट। मेटरनल पार्ट से जहाँ से अटैच होता है उसको बोलते हैं मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 20% होता है। ठीक है। अगर मेटरनल पार्ट और फिटल पार्ट का रेशियो पूछे तो कितना होता है, 1:4। ठीक है, 20% ये और 80% वो। तो इसका रेशियो भी ये भी एक MCQ पूछते हैं कि इसका रेशियो कितना होता है, तो मेटरनल पार्ट और फिटल पार्ट का। ठीक है। फिर फिटल पार्ट हमने देखा था कि जो ट्रोफोएक्टोड्रम है और साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर कोरियोनिक फ्रंडोसम, ये सब क्या है, फिटल पार्ट के ही पार्ट है। ठीक है, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन के लिए हमने यूज किया था। ठीक है, ये बनाता है अप्रोक्सीमेट 80% मैक्सिमम पार्ट, जिस ये बनाता है। अब इसमें 2 सरफेस बनती है, एक तो जो मेटरनल साइड अटैच हो रही है प्लेसेंटा उसको बोलते हैं मेटरनल सरफेस, और एक फिटल साइड प्लेसेंटा अटैच हो रही है उसको बोलते हैं फिटल सरफेस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, कौन से हम, अगर प्लेसेंटा हमारे सामने है तो मेटरनल सरफेस कौन से और फिटल सरफेस कौन से हम पहचान सके। ठीक है। फिर होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्लेसेंटा क्या क्या है। तो सबसे पहले वेट ऑफ द प्लेसेंटा कितना होता है, वो होता है 500 ग्राम। जो हमने पढ़ा था ये एक वेट पहले भी आया था, जब अबॉर्शन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। हम अबॉर्शन का बोलेंगे, जो वेट ऑफ द फिटस कितना होना चाहिए, लेस देन 500 ग्राम या 500। ठीक है। तो जो फिटस का नॉर्मल हम कितना लेते हैं वेट कि 3 kg, 2.5 to 3 kg, तो 3 kg। तो इस दोनों का जो रेशियो होता है 1:6 या 1:6। अगर प्लेसेंटा इधर है तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी एक MCQ है। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। फिर होता है डायमीटर ऑफ द प्लेसेंटा। तो डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा अगर सिंपल सा मैं पूछे तो 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। बट अगर ऐसा पूछेगी, जो प्लेसेंटा के हमने पढ़ा था कि डिस्कोइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मतलब जो बीच में थिक पार्ट है उसकी थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो थिन पार्ट पेरिफेरी में उसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी।
तो इसकी पेरिफेरल में होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर और जो सेंटर में होती है उसकी होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आता है कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि प्लेसेंटल जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है। अगर हमें टोटल प्लेसेंटल वॉल्यूम पूछे तो अलग आती है, अगर हमें इंटरविलस स्पेस वॉल्यूम पूछे तो अलग इसका आंसर होगा, और विलाई सिस्टम में जितनी वॉल्यूम होती है ब्लड की उसका अलग आंसर होगा। तो सबसे पहले होते हैं इंटरविलस स्पेस में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, तो 150 ml ब्लड वॉल्यूम फिल होता है इंटरविलस स्पेस में। ठीक है, और जो विलाई सिस्टम होता है वो होता है 350 ml। अब विलाई सिस्टम और इंटरविलस इससे कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, हमने देखा कि ये क्या मेटल स्पेस ये है इंटरविलस स्पेस। ठीक है, जहाँ से क्या है ये विलाई फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जहाँ से ट्रसली विलाई क्या होती है निकल के किससे अटैच होती है, विलाई सिस्टम से। अगर विलाई सिस्टम से अटैच होगी तो और फिर यहाँ से क्या होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी विलाई सिस्टम से, इसके सेंटर से। ठीक है, अम्बिलिकल अगर सेंटर से अटैच होती है, अगर साइड से अटैच होती है, वो सारी हम अलग अलग कंडीशंस होती है वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जो ये इंटरविलस स्पेस होता है इसमें होता है 150 ml ब्लड। ठीक है, बट जो विलाई सिस्टम होता है इसमें होता है 350 ml ब्लड। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ प्लेसेंटा वॉल्यूम, वो होता है 500 ml। ठीक है, इसके बाद में जैसे यूटेराइन आर्टरी आएगी, यूटेराइन आर्टरी क्या करेगी, इधर से ब्लड देगी कहाँ, यहाँ पे एक्सचेंज होगा ब्लड का, और जो भी गैसेज न्यूट्रिशंस जो भी बच्चे को मदर से मिल रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, यूटेराइन आर्टरी ब्लड लेके आएगी, यहाँ एक्सचेंज होगा जितना बेबी को जो CO2 और O2 एक्सचेंज होगा थ्रू द डिफ्यूजन। ठीक है, वो बच्चा लेगा फिर उसके अम्बिलिकल वेन को देगी। अम्बिलिकल वेन में क्या होगा, ओनली ये ऐसी वेन है, एक तो ये वाली वेन जिस बच्चे में जिसमें क्या होती है प्योर ब्लड। ठीक है, इसमें ये वेन है बट इसमें प्योर ब्लड होता है, तो इसमें ये क्या करेगा, बच्चे से फिर से अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी में जाएगा इनप्योर ब्लड, जब बच्चा अपना CO2 उसको वापस से एक्सचेंज के थ्रू देगा, और यूटेराइन आर्टरी के थ्रू वापस से मैटरनल ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ये हम फिटल जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि जो फिटल सर्कुलेशन में अच्छे से कि कैसे इनका एक्सचेंज होता है वो सब देखेंगे, बस अभी ये ऐसे ऊपर से ओवरव्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही ये इंटरविलस स्पेस में हमने देखा कि कितना ब्लड होता है, वो होता है 150 ml, बट जो इसका ब्लड फ्लो होता है बाय द यूटेराइन आर्टरी, जैसे यूटेराइन आर्टरी में इसमें क्या गया ब्लड फ्लो, जो मैटरनल ब्लड फ्लो भी बोलते हैं इसको, इसमें तो इसका जो यूटेराइन आर्टरी का जो फ्लो होता है वो होता है 500 to 600 ml पर मिनट। दिस इज ऑल्सो MCQ फॉर द एग्जाम, कि जो इंटरविलस स्पेस में जो ब्लड फ्लो होता है यूटेराइन आर्टरी के थ्रू वो कितना होता है, वो होता है 500 to 600 ml पर मिनट। ठीक है, फिर विलाई सिस्टम में कितना ब्लड होता है 350 ml, बट जो इसका ब्लड, इसमें ब्लड तो ज़्यादा है बट देखो इसका ब्लड फ्लो कम है, ये होता है 400 ml पर मिनट ब्लड फ्लो बाय द अम्बिलिकल आर्टरी। तो इसमें देखना है कि जो इंटरविलस स्पेस में क्या है, यूटेराइन आर्टरी दे रही है, इसके थ्रू ब्लड फ्लो होगा, जबकि जो विलाई सिस्टम है यहाँ पे क्या आ रही है अम्बिलिकल आर्टरीज, तो इसके थ्रू इसका क्या होगा ब्लड फ्लो काउंट होगा। तो ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये एक MCQ यहाँ भी है कि एक तो ये कितना होता है 500 to 600 ml पर मिनट इन IVS में, विलाई सिस्टम में कितना होता है 400 ml पर मिनट। टोटल प्लेसेंटा वॉल्यूम पूछे तो 500 होगा, अगर अलग अलग वॉल्यूम पूछे तो विलस स्पेस में कितना होगा 150 ml, और विलाई सिस्टम में कितना होगा 350 ml। ठीक है, फिर होता है एक्सचेंज। हमने अभी देखा कि जैसे ही यूटेराइन आर्टरी के थ्रू एक्सचेंज होगा अम्बिलिकल वेन से, तो जो वहाँ पे क्या होगा गैसेज और न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होगा, तो O2 से O2 का ट्रांसफर होता है, वो किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन। लाइक मैटरनल ब्लड में क्या होगा O2 क्या होगी इंक्रीज, फिटस में क्या होगा O2 क्या होगी कम होगी, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा मोर टू लेस की तरफ क्या होगा पार्शियल प्रेशर होगा, तो इसके थ्रू इसमें आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 एंड CO2 पे। फिर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेट ग्रेडियंट, ये अभी मैंने बताया कि जैसे कैसे ये मोर टू लेस की तरफ क्या होगा जाएगा। फिर उसके बाद में होता है हम देखते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 कितना होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 कितना होता है 95 mm of Hg,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन नॉन प्रेग्नेंट में कहता है 40 mmHg। बट प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 डिक्रीज होता है तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट MCQ बनता है कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हमने पढ़ा था ABG की जो क्लासेज हुई थी उसमें पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस किस में होता है और इसकी क्या कंडीशंस होती है, तो वो भी आप एक बार जाके अगर ABG क्लासेस अच्छे से लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ से भी एक दो इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे उसमें। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्यों होगा हम इसका डिस्कस करते हैं। अगर नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस से एसिडोसिस, वो होगी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक है, फिर हमने मेटाबॉलिक में भी पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से सिंपल सा एक देख लेते हैं कि pH क्या होता है कि इन प्रोपोर्शनल होता है CO2 के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 हमने देखा डिक्रीज हुआ प्रेगनेंसी में, तो pH क्या होगी, इंक्रीज, pH इंक्रीज होगी तो एल्कोलिसिस। ठीक है, और CO2 का सीधा मतलब होता है रेस्पिरेशन से। अगर SCO3 होता तो सीधा मतलब होता मेटाबॉलिक से। जब ऐसा नहीं है कि SCO3 का सीधा इसी से होता, जब हम CO2 के बारे में सोचेंगे तब हमने ABG क्लास में पढ़ा था कि जब तक हमारे दिमाग में CO2 आएगा हमारे दिमाग में आएगा रेस्पिरेशन, जब हमारे दिमाग में SCO3 आएगा हमारे दिमाग में आना चाहिए मेटाबॉलिक। ठीक है, फिर होता है फिर एक ये भी होता है रोम मेथड, वो सारे हमने ABG क्लासेज में डिस्कस कर लिए थे। तो इसका रीजन क्या होगा कि जैसे ही O2 का क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा 15 to 30%। ठीक है, मेटरनल में, तो उसमें क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मेटरनल क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन होगा। मदर में डीप रेस्पिरेशन होगा, नॉट इंक्रीज द रेट इंक्रीज नहीं होगी, ओनली डीप रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, डीप रेस्पिरेशन होगा, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी इंडिकेशन। CO2 कम हुआ, pH इंक्रीज, एल्कोलिसिस। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि O2 कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है 15 to 30%, जिससे टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, जिससे डीप रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, फिर होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा क्या होता है, कोटिलीडोन। दिस इज ऑल्सो MCQ फॉर द एग्जाम। मेड ऑफ द विलाई, ये कितने विलाई से बनता है, 3 to 4, ये विलाई से मिलकर बना होता है। जो इस विलाई के 3 टाइप होते हैं, हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो 3 to 4 विलाई मिलके क्या होते हैं, एक कोटिलीडोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो विलाई क्या होती है, 3 होती है, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्सरी विलाई। फॉर्मेशन ऑफ द, हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट बना, तो ब्लास्टोसिस्ट का क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है 7th डे टू 7th से 10th और 11th डे पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ कंप्लीशन, यहाँ कंप्लीशन के बाद में 13th डे पे जैसे ही अटैच हुआ, जैसे ब्लास्टोसिस यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ क्या है, ये मेटरनल से क्या होगा, कोरियन फॉर्मेशन करने लग जाएगा। ठीक है, कोरियन फॉर्मेशन, अटैच होने के लिए कोरियन फॉर्मेशन करना पड़ेगा ना इसको, तो इसके लिए क्या है, प्राइमरी विलाई में जो 13 डे होता है उस पर क्या होगा, प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। द सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन क्या होता है, 16th डे पे स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई दोनों क्या होती है, एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर क्या होती है, ब्लड सप्लाई इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में जो टर्सरी विलाई होती है उसमें क्या होता है कि 21th डे पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सबसे मेन विलाई होती है इस, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये एवेस्कुलर होती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, बट जो टर्सरी विलाई फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, ये वेस्कुलर विलाई बोलते हैं इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द 28th डे। तो हमने देखा कि जो टर्सरी विलाई है उसी में ब्लड सप्लाई होती है, तो यहीं से फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन का स्टार्ट होता है। तो 21 डे पे प्लेसेंटा सर्कुलेशन होता है। फिर हमने जो ऊपर देखा था कि 2 इसकी पार्ट्स होते हैं, मेटरनल पार्ट एंड फिटल पार्ट। मेटरनल पार्ट क्या बनाएगा, मेटरनल सरफेस बनाएगा, और फिटल पार्ट क्या करेगा, फिटल सरफेस बनाएगा। तो जो मेटरनल सरफेस होती है वो होती है डार्क रेड, और हेमरेजिक स्पॉट्स होते हैं, जैसे ऐसे हेमरेजिक स्पॉट्स होंगे, मतलब कि रफ सरफेस होगी, ये रफ सरफेस होगी, एक पॉइंट वेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये क्या होगी, ब्राइट रेड कलर में होगी, और एकदम ऐसे स्मूथ सरफेस होगी। ठीक है, फेटल सरफेस की। ठीक है,
यहाँ से जो हेमरेजिक जो जॉइंट विद द डेसिडुआ बेसिलिस, ये क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस से जॉइन होते हैं और एट द टाइम ऑफ फिटस डिलीवरी के बाद में क्या होगा, ये यहाँ से डिटेच होगी। ठीक है, तो इसके भी डिटेच के अलग अलग वो होंगे प्रोसीजर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे डिटेच होती है ये सब कुछ। ठीक है, फिटस सरफेस क्या होगी, ब्राइट रेड शाइनिंग सरफेस होगी, इस पे वेन्स ऐसे एकदम बिल्कुल चमकीली होगी। देन जॉइंट विद द सेंटर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ से जैसे ये हुआ, यहाँ से सेंट्रल से क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हुई। बट इनमें बहुत सारी कंडीशंस बनती है कि सेंटर से मे बी प्लेसेंटा में क्या हो, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नहीं हुई हो, साइड से हुई हो, तो ये कंडीशन बनती है बेटल डोल प्लासेंटा। वो हम आगे पढ़ेंगे, बेटल डोल प्लासेंटा, सक्सुरेटा, बेलाविटा, वो सब कुछ ठीक है जी, वो सारी हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले इसमें आता है कि अगर यहाँ सेंटर से अम्बिलिकल प्लेसेंटा, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। फिर अब जो प्लेसेंटा है वो साइड से अटैच हुई, तो उसको बोलते हैं बेटल डोल प्लेसेंटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेसेंटा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।